वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। तो आज मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेने के लिए, विच इज यूपी पीएससी जीडीसी का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, जो कि सितंबर में होने वाला है। उसके लिए कुछ आपको आंसर राइटिंग टिप्स बताने के लिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में, कितने पेज में कितने मार्क्स का आंसर आपको लिखना चाहिए, राइट, एंड कुछ डाउट्स जो कि स्टूडेंट्स के रहेंगे इन ऑर्डर टू गिव दिस एग्जाम। तो वो ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यहाँ पर जो भी मैं आंसर राइटिंग टिप्स शेयर करूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा। ऑफ कोर्स आप वही चीज यूज करना जो आपके लिए यूजफुल रहे, राइट। जो भी फर्दर आपको अगर इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए हैं तो आप कमेंट कर सकते हो या टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो हम लोगों ने यूपी पीएससी जीडीसी का कोर्स लॉन्च करा था, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग उन स्टडी मटेरियल को पढ़ के, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है, अपने इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। So I will tell everything in this exam, or let us start the class. Okay? Yeah. Hello Simran, hello Himani. आज की क्लास में, जैसे कि आप सबको नोटिस बोर्ड पे मैंने बताया था, आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो पूछ सकते हो। कुछ आंसर राइटिंग टिप्स है जो मैं आपको दे सकती हूँ बिफोर योर एग्जाम। जैसे कि आप सबका एग्जाम है सितंबर में, मेंस का, राइट। तो आई एम श्योर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होगे। ओके सिमरन, वेट, या हेलो, या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम थोड़ा सा डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम मेंस का एग्ज़ाम होगा, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हम कर पाएंगे टाइमली या नहीं। इसलिए मैम को बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि एक ऑनलाइन सेशन दे लीजिए, तो थोड़ा सा उस पर गाइड कर दीजिए। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें इक्वेशंस डायग्राम करनी होते हैं, वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो उन्हें वर्ड लिमिट में कैसे लिख पाएंगे इसके लिए भी गाइड कर दीजिए। ओके, ठीक है, डन। ओके सर, या अभिनव, Hello, ma'am. या हेलो। I just wanted to know कि in mains जो course आपने provide किया है, is it sufficient or we have to look from somewhere else? पहली चीज़ तो ये है क्योंकि मैम लास्ट टाइम हरियाणा पीएससी के मैं पेपर देख रहा था, दैट पेपर वाज वेरी डायनेमिक और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब वो आंसर कर पाएंगे हम अच्छे से वहाँ पे इसके थ्रू, केवल नोट्स के थ्रू जाके, कि हमें कुछ और भी रिलाई करना पड़ेगा किसी और सोर्स पे। ओके, ठीक है, जी, दैट्स इट, थैंक यू। ओके ओके, और स्टूडेंट्स हैं क्या? ओके, सिंस आई थिंक अब जिसको ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे ज्वाइन, तो हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। गिव मी 1 मिनट। ओके, तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता है कि मैं बता दूं एक बार? मतलब वैसे तो आई एम श्योर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, तो आपने फर्स्ट गो थ्रू करा ही होगा। तो लाइक वी ऑल नो, आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है, मेंस का एग्जाम होने वाला है ना। और या मेंस में आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आप लोग के जो कुछ आपके पेपर में आएंगे शॉर्ट आंसर, राइट, और कुछ आपके पेपर में आने वाले हैं लॉन्ग आंसर, जो कि हर पर्टिकुलर एग्जाम का होता ही है पैटर्न मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 20। ओके, टोटल मार्क्स आपके जो होने वाले हैं यहाँ पे वो होने वाले हैं 200, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है ये आपका 3 आवर, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो आपको पता होगा। तो ऑल द क्वेश्चंस जो है मेन एग्जामिनेशन में वो आपके कंपलसरी होंगे, और वो 2 सेक्शन में आपके डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका शॉर्ट आंसर सेक्शन और दूसरा आपका लॉन्ग आंसर सेक्शन, है ना। तो 10 आपके शॉर्ट आंसर सेक्शन होंगे और 10 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। ओके,
लॉन्ग आंसर की वर्ड लिमिट ध्यान रखना, लॉन्ग आंसर की वर्ड लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है 200 वर्ड्स, ठीक है। और जो शॉर्ट आंसर्स है इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 125 वर्ड्स, ओके। पहले तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर जो सेक्शन ए है इसमें सारे जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क कैरी करते हैं, और जो लॉन्ग आंसर है इसमें जो सारे क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब अभी भी एग्जाम में हम वर्ड्स को नहीं काउंट कर पाते, राइट, तो पेजेस से ध्यान रखना आप लोग। एक टिप ये रहेगी, आपको ऑफकोर्स आपकी राइटिंग पता होगी, बट एक स्टैंडर्ड राइटिंग जो होती है उसमें अगर देखें तो एक पेज में हम लोग 100 वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है। 100 वर्ड्स एक पेज में आ जाते हैं। एक बार हो तो रफली अपने घर में चेक कर सकते हो आप एक पेज में लिखकर, बट इन जनरल ऑन एन एवरेज मीडियम 100 वर्ड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका ऐसा हो गया 1.5 पेज, ओके। तो वहां पे आपको नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं काउंट करने, मोटा मोटा ध्यान रखना, शॉर्ट आंसर 1.5 पेज में करना पड़ेगा। और वही अगर यहाँ पे 200 वर्ड्स है तो ये आपका 2 पेज में जाएगा, या फिर ये थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है तो इसको आप 3 पेज भी कर सकते हो। जरूरी नहीं ये 1.5 में ही खत्म हो, ये अगर आपका 2 तक भी जाए तो चल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड योर राइटिंग, ठीक है। तो कभी भी ये ध्यान रखना ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, वर्ड लिमिट किसी रीजन से दी है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 3.5 आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 2.5 कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो कम में हो जाएगा। अब एक एक करके डाउट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिमरन का डाउट लेती हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन है, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने देखा कि आपके सिलेबस में मॉडल्स हैं, राइट, सारे प्रकार के आपको मॉडल्स दिए हैं जो हम लोग को यूजीसी नेट में दिए रहते हैं, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम मॉडल्स, डायग्राम्स, इक्वेशंस बहुत सारी हैं, ठीक है। अब रोस्टो इन सब के मॉडल्स में तो फ्लो चार्ट्स भी हैं और डायग्राम्स भी रहता है। तो कोशिश करना कि जो अपन का स्टैंडर्ड एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट रहता है ना, जिसे जो आपने बहुत बार सुना होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, हमने सुना हमेशा है बट फॉलो हम लोग नहीं करते, बट आपको यही पैटर्न फॉलो करना है मेंस में, ठीक है। अपने जो आंसर है उसको स्टार्ट हमेशा 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन से करना, ठीक है। तो 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना और फिर आपकी मेन बॉडी पे आना। अब अगर आपके जैसे कोई अजम्पशन है, तो मैं जो ट्रिक अपनाती थी हमेशा आंसर राइटिंग में ये था, मैं बहुत फ्लो चार्ट बनाती थी, ओके। तो मैं क्या करती थी, एक छोटा सा मैंने गोला बनाया, यहाँ पे मैंने लिखे अजम्पशन, क्योंकि मुझे पता है जैसे सपोज मुझसे पूछ लिया इन लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई सा मॉडल है, विच इज सपोज फॉर एग्जाम्पल हैरोडोमा मॉडल, ठीक है, या फिर रॉस्टो का मॉडल या एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल, कोई भी। अब मुझे पता है इसमें मुझे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, तो मुझे स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है, तो मैं अजम्पशन में ना ऐसे कर कर मैं छोटे छोटे 5-7 अजम्पशन लिख देती थी, तो वो मेरा कवर हो जाता था, मुझे ज्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने पड़ते थे, प्लस वो दिखता भी अच्छा था, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले जो चीज है, राइट, तो अगर मुझे बताना है हैरेट डॉमर, तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आपने हैरेट के व्यूज लिख दिए, यहाँ पे आपने डॉमर्स के व्यूज लिख दिए, टैबुलेटेड फॉर्म में बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एक हैरेट का डायग्राम बना दिया या डॉमर का डायग्राम बना दिया, ओके। नेक्स्ट पेज में हैरेट की इक्वेशंस जो अपन किए हैं, वारंटेड नेचुरल ग्रोथ रेट वगैरह, फिर डॉमर की इक्वेशंस, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑलरेडी इतना सब करने में 1.5 पेज या 2 पेज भर चुका है, ओके, उसके बाद आप और नहीं लिख सकते ज्यादा, राइट। उसके बाद आपको बस इसके थोड़े से क्रिटिसिज्म्स लिखने पड़ेंगे और कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कोई भी मॉडल में हम लोग पढ़ते मॉडल 8 पेज का है, बट 8 पेज हम वहां रेप्लीकेट नहीं कर पाते। तो याद रखना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल्स में अजम्पशन बहुत जरूरी है, क्रिटिसिज्म्स बहुत जरूरी है, राइट, डायग्राम्स बहुत जरूरी है, और इक्वेशंस, राइट, और इन इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन। आपको ये सब नहीं लिखना हैरेट कहाँ से था, डॉमर कहाँ से था, हैरेट की बुक कौन सी है, डॉमर की बुक कौन सी है, नहीं, इतना सब हम आंसर में नहीं लिख सकते, राइट। तो मेन ये 4 चीजें, अजम्पशन भी कुछ कुछ मॉडल्स में 15-15, 16-16 अजम्पशन है, पूरा अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही अजम्पशन में छोटा छोटा 3 अजम्पशन को लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल द हैरेट डॉमर मॉडल इज अ 2x2x2 मॉडल, राइट। तो आप 2x2x2 कर दिया आपने, हैरेट डॉमर मॉडल, मतलब अननेसेसरी वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट इट इज अ 2x2x2 मॉडल, ओके। और ब्रैकेट में आपने लिख दिया 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 लेबर एंड कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे, तो ये 5 चीजें बस आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल्स में होनी चाहिए। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ आपके सिलेबस में मैं देख रही थी डायनामिक चीजें भी हैं, राइट, जैसे नीति आयोग है, हो सकता है वो लोग नीति आयोग की कोई पॉलिसी या नीति आयोग ने कोई मॉडल अभी अभी दिया है, वो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी डिफ्रेंशिएशन वाला आपको आ जाता है क्वेश्चन, ओके, तो कोशिश करना, जैसे वैसे तो हम लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट अगर आप एक लाइन खींचकर, 1 सेकेंड, या कोई भी अगर डिफरेंस वाला
क्वेश्चन आपको आता है तो प्रैक्टिस ऐसी करना कि आप यहाँ पे जो भी पैरामीटर पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन, और आप लाइन खींच के कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके पैरामीटर, फिर इसका कोई ऑब्जेक्टिव है अगर उस पॉलिसी का, ओके, देन उसके मेन फंक्शंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसमें स्पेस भी कम यूटिलाइज होगी और आप ज्यादा पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो एज कम्पेयर टू पैराग्राफ में। और इसमें आपको याद भी रहेगा कि आपको इस पॉइंट का आपने एक डिफरेंशिएशन लिखा है तो दूसरे का भी उसमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो, ओके। मार्क्स की थ्योरी हो गई। अब देखो एक टिप और मैं देती हूँ जो मैं हमेशा आंसर राइटिंग में देती हूँ, कभी भी एकदम क्वेश्चन देके आंसर लिखना मत चालू करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन पेपर देखना, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद लास्ट पेज जो आपका रफ पेज है उसमें जाके ना छोटे छोटे सिनॉप्सिस बना लेना। सिनॉप्सिस बनाने का मतलब, जैसे मुझे आ गया क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल रोस्टो के स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब मुझे पता है रोस्टो के स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैं पीछे गई अपने रफ पेज, जो मुझे रफ पेज दिया है इसमें मैंने लिखा क्वेश्चन 1 जो रोस्टो का है, इसमें मुझे लिखना है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आएगी मेरी 5 स्टेजेस, यहाँ पे आएगा मेरा क्रिटिसिज्म, ठीक है। कोइंसिडेंटली रोस्टो के स्टेज में कोई डायग्राम नहीं है, ओके। बट अगर यही चीज हैरेट डॉमर में आ गई तो हैरेट डॉमर में आपने छोटा सा लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डायग्राम बनेगा, फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी मुझे ऐड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे इक्वेशन भी ऐड करनी है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको लिखने का मतलब क्या होता है, जब आप एंड में बहुत तेजी में आंसर लिखते हो, कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हमने ये पार्ट लिखा ही नहीं है, तो आप जाकर अपने सिनॉप्सिस को देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो पॉइंट्स भी लिख लेते हैं छोटे छोटे, ओके। जैसे कि क्रिटिसिज्म हो गया, आपको भी एकदम से तुरंत याद आ रहा है हैरेट डॉमर के क्रिटिसिज्म क्या है, तो यहाँ पर आपने छोटा छोटा लिख लिया कि यहाँ पे ट्रांस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होती है कि नहीं, तो मैंने छोटा सा लिख दिया सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, दूसरा क्रिटिसिज्म, दूसरा क्रिटिसिज्म, दूसरा क्रिटिसिज्म। तो एंड में अगर हम भूल भी गए तो हम अपने पीछे ये छोटे छोटे से सिनॉप्सिस, एक एक वर्ड के, दो दो वर्ड के, जो हमको ही याद रहेंगे, वो देखकर वापस हमने मेन आंसर पे आके लिख लेते हैं, राइट। क्योंकि इतना सारा लिखने में बहुत बार हम डिटेल्स भूल जाते हैं। तो पहले 5 मिनट इस एक्सरसाइज को देना, एंड ट्रस्ट में आपको बाद में हेल्प करेगा। ये मत सोचना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। 5 से 10 मिनट से ज्यादा मत देना, बस मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो इसमें। बाकी मैं देख रही हूँ इसमें लेविनस्टीन का मॉडल है, गुन्नार मिड्रिल का मॉडल है। गुन्नार मिड्रिल में आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, राइट, पेरीफेरल वाला जो अपना डायग्राम होता है। देन इसमें मैं देख रही हूँ आई थिंक, और सिमरन इसमें इक्वेशन और कौन से टॉपिक पे है आपकी, मुझे बताओ। आई थिंक इतना ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो बाकी तो आपके एचडीआई पॉवर्टी इंडेक्स वाले डायग्राम्स हैं। इसमें डायनामिक डेटा आ सकता है कि, ठीक है, कि व्हाट इज द करंट एचडीआई, व्हाट इज द करंट पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो इसमें ये वाले डायग्राम्स आ सकते हैं। हर्शमैन का जो अपना डायग्राम होता है, ओके, बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ का, ओके। देन नेल्सन का मॉडल हो गया, रोदेनस्टीन रोडान हो गया, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, ओके। इंडिविजिबिलिटीज इसमें 3 प्रकार की, ओके। तो जितना मैं देख पा रही हूँ इसमें आप ऐसे डील कर सकते हो इसको। अब दूसरी चीज, फियर वाले क्वेश्चन पे तो मैं बाद में आती हूँ। अभिनव का जो डाउट है, ओके, अभिनव ने बोला था कि मैम नोट सफिशिएंट है कि नहीं, ओके। तो अब क्योंकि आई एम नॉट टीचिंग इन दिस कोर्स, तो मैंने अभी नोट्स तो आपके देखे नहीं है, बट कोई भी एग्जाम के लिए, राइट, 1 सेकेंड, इज माई स्क्रीन विजिबल प्रॉपरली, या सिमरन वॉल्यूम थोड़ी लो है, ओके। मेरे कंप्यूटर में तो आई थिंक इट्स फुल। एक बार आप वो अपने एयरफोन्स वगैरह लगा के देखो, दूसरे स्टूडेंट्स को भी वॉल्यूम कम आ रही है क्या? पेज वन साइड एंड अदर साइड हाफ साइड ऑफ बैक साइड, यस यस, 1.5 मतलब आप वैसे कर सकते हो। मतलब यूजुअली एग्जाम्स में वो लोग आगे पीछे दोनों का पेजेस देते हैं, राइट। तो यस, 8वां के क्वेश्चन में भी फॉलो करना है। ये जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है ये सब इग्नोर करते हैं, बट इससे सिस्टमैटिक लगता है आपका। भले ही आप 2 लाइन का इंट्रो लिखो, 2 लाइन का बस, ठीक है। और इंट्रो में भी बकवास नहीं लिखनी कि इंट्रोडक्शन में भी पॉइंट वाले पॉइंट्स लिखने हैं जो आप बताना चाहते हो एग्जामिनर को, कि सपोज आपको ईयर याद है किसी भी मॉडल का, वो अच्छा इंप्रेशन देगा कि ओके इस इंसान को रोजेनस्टीन रोडान ने कब मॉडल दिया था उसका ईयर याद है, तो आपने ईयर लिख दिया, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव पे क्या वो फोकस करता है, ठीक है। तो जैसे अपन का जो रोजेनस्टीन रोडान है, उन लोगों ने इंडिविजिबिलिटीज पे फोकस किया, तो हम लिख सकते हैं द मॉडल वाज गिवन बाय रोडान इन दिस ईयर एंड इट फोकसेस ऑन इंडिविजिबिलिटीज व्हिच हैपेंस इन द इकोनॉमी, ओके। उसके बाद आपने अपना आंसर स्टार्ट कर दिया, 1 लाइन 2 लाइन इंट्रोडक्शन, उसके बाद आंसर, ठीक है। डायरेक्ट आंसर मत स्टार्ट करना। अगर पूछा है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ नीति आयोग, ठीक है,
तो डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ नीति आयोग नहीं लिखना है, पहले थोड़ा 2 लाइन नीति आयोग के बारे में लिख देना कि इट इज अ थिंक टैंक ऑफ इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस ईयर, इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, और उसके बाद एडवांटेजेस पे आना। ठीक है, ये टिप फॉलो करना, ये बहुत सिस्टमैटिक लगेगा। ठीक है, सोलो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। सोलो में हम सबको पता है सोलो कितना बड़ा मॉडल है ना, प्लस सोलो का डायग्राम भी है। ओके, तो सोलो के मॉडल में भी आपको जो भी आपको इंट्रोडक्शन पता है कि सोलो का मॉडल आया क्या था, दैट इज द ईयर, और सोलो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन गोल क्या था। ओके, क्या सोलो की मेजर फाइंडिंग थी सिंपल भाषा में। ठीक है, कि हमारी जो इकोनॉमीज है वो अल्टीमेटली के स्टार पर आ जाती है, आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली के स्टार पर कन्वर्ज हो जाती है हमारी इकोनॉमीज। ओके, तो ऐसी जो भी मेजर फाइंडिंग है उस मॉडल की 2 लाइन में आपने वो फाइंडिंग लिख दी और फिर आपने स्टार्ट करा सीधा अजम्पशन। ठीक है, तो आपको सीधा अजम्पशन से स्टार्ट करना है। ओके, और फिर मेन अजम्पशन के बाद स्टार्ट विथ डायग्राम, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, देन अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिटिसिज्म, दैट्स इट। ठीक है, तो और एंड में कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि सोलो का मॉडल जो था इट वाज वेरी प्रोमिनेंट, बट देन इट हैज अ क्रिटिसिज्म आल्सो दैट वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ओके, तो ये सब चीजें आप फिर उसमें लिख सकते हो एंड में। ओके, मैम न्यूमेरिकल का भी है कि बहुत हार्ड या टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं आएंगे। ठीक है, देखो अब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आप पर्सनली न्यूमेरिकल में थोड़े वीक हो, ओके, तो न्यूमेरिकल उस समय मत अटेम्प्ट करना, उसको लास्ट के लिए रखना। ठीक है, पहले सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेना, फिर न्यूमेरिकल में आना, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर थोड़ी सी भी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या फिर हम कोई स्टेप भूल जाते हैं तो न्यूमेरिकल में बहुत जल्दी समय निकलता है। थ्योरी में तो एक बार को हम मन से लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल में मन से कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज फॉलो करना, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे न्यूमेरिकल में मेरे को टाइम लगेगा, पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो इस बेसिस पे करना। देखो टाइम कंज्यूमिंग और हार्ड, अब ये तो पेपर सेटर पे होता है, राइट। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में आई डोंट नो करवाए हैं कि नहीं, बट आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पे एनालाइज कर सकते हो, ज्यादा हार्ड तो नहीं आते हैं, राइट। नेट लेवल के आएंगे आपको। ओके, तो नेट लेवल के जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सारे प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो ये चीज पूछी गई है। ओके, ओके, वेट, चलो और क्या है। हाँ, तो अभिनव का डाउट पहले देख लेते हैं। अब अभिनव ने पूछा था कि सफिशिएंट नोट्स है कि नहीं। सी आई हैव हर्ड दैट द नोट्स विच हैव प्रोवाइडेड वो अच्छे हैं, मतलब उसको आप अगर एक बार पढ़ लोगे, एंड आई थिंक आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा गया है, राइट। तो आप स्टडी मटेरियल से क्या कर सकते हो, एक मैं टिप देती हूँ, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, राइट। आप क्वेश्चन देखो और अपना खुद का आंसर लिखो, और उसके बाद उस आंसर को जो मॉडल आंसर गिवन है उससे कंपेयर करो। वो जो स्टडी मटेरियल है वो आपके सारे सिलेबस के पॉइंट्स को वैसे कवर करके ही बना है, राइट। बट हर एग्जाम में मैं ये नहीं कहूंगी 100% को ही नोट्स आपको सफिशिएंट होंगे। आप नेट का भी एग्जाम आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं से बाहर से आ ही जाता है, राइट। तो 98% चांसेस हैं कि सिलेबस से ही क्वेश्चन आए, बट अभिनव हमेशा 1-2% चांस रहता है कि बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो गेम थ्योरी का जो डाउट है आपका सिमरन, जहां तक है नहीं आएगा। अगेन आई एम सेइंग, एग्जामिनर्स बहुत बार बहुत बाहर की चीजें दे देते हैं, राइट। एक आध क्वेश्चन वैसा फंसा देंगे, तो आपको गेम थ्योरी का मैं कहूंगी कि बेसिक आप पढ़ लो, बस ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना। जैसे बेसिक अपन का नाश इक्विलिब्रियम फाइंड करना देख लो एक बार बस, ठीक है। नाश इक्विलिब्रियम क्या होता है और कुछ डेफिनेशन देख लो, ऑनलाइन ही देख लो, एक यूट्यूब पे वीडियो देख लो एंड यू विल बी डन। तो लाइक आई सेड, मैं 95% गारंटी दे सकती हूँ, बट 5% हमेशा अनसर्टिनिटी हर पेपर में देगी। ठीक है, तो अभिनव 95% नोट्स में से ही आएगा, 5% है थोड़ा चांस इधर उधर से आने के। बट आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू अगर अवेलेबल है इस एग्जाम के तो। ओके, एंड जस्ट रिवाइज द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडी। ओके, ज्यादा नई चीज पे मत ध्यान दो, अभी जो चीज है उसको ही अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एंड क्योंकि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसा लगता है उसमें आपको कुछ भी नहीं आता, तो फिर भी उसको मत छोड़ना। कुछ डेफिनेशन, कुछ एक आध चीज उससे रिलेटेड आपको आ ही जाएगी, क्योंकि हम सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आपने पढ़ा होगा, राइट। तो कहने की बात है, छोड़ना कुछ मत, जो भी याद आए उस मोमेंट पे लिख कर आना, भले ही एंड में लिख देना, एंड के लिए छोड़ना उसको। ठीक है,
तो गेम थ्योरी का बेसिक प्लस नोट्स 95% सफिशिएंट है और आपको नहीं जरूरत कहीं और से पढ़ने की। एक बार आप क्वेश्चन पेपर आंसर राइटिंग जो है अलग अलग साल के अवेलेबल हैं तो उसमें से प्रैक्टिस कर लेना। और अब तीसरी चीज, ओके, लेट मी कम टू द फियर एस्पेक्ट ऑफ इट। ओके, अब सिमरन ने पूछा था डर। देखो, अब सब लोग अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो कोई भी एग्जाम ऐसा देती हैं जिसमें आंसर राइटिंग होती ही है, ठीक है। अब आंसर राइटिंग से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज कंपेरेटिवली इजियर देन, मुझे लगता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आता है आता, नहीं आता नहीं आता, बट आंसर राइटिंग में हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आएगा ही। तो फोकस ऑन कवरिंग द सिलेबस इन अ ब्रॉडर वे एंड नॉट इन डेप्थ। अगर आपको लगता है अभी आपके पास समय नहीं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप हर टॉपिक की इंफॉर्मेशन रखो। ऐसा मत करना कि एक ही टॉपिक को बहुत ही डीप में पढ़ लिया, क्योंकि उसमें आप दूसरा टॉपिक छोड़ दोगे, ठीक है। तो अभी के लिए वैसे तो सब कुछ पढ़ना है, बट मैं उन स्टूडेंट्स को केटर कर रही हूँ जो अभी पढ़ना मे बी स्टार्ट करे हैं, ओके। तो हर टॉपिक का कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो टॉपिक वाइज अपने नोट्स उठाओ, टॉपिक वाइज रीड करना चालू करो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, उसको यूट्यूब पे जाओ, बैकग्राउंड देख लो, थोड़ा चैट जीपीटी का यूज करके सिंपल भाषा में उसको समझ लो, ठीक है। देन आपको अब आई थिंक समय आ गया, इट इज ऑलमोस्ट अगस्त, ठीक है, सितंबर में एग्जाम है, आपको रोज आंसर राइटिंग करनी है। फियर हटाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ठीक है। आपको रोज नियम से या फिर हर ऑल्टरनेट डे आप बांध लो, 2 घंटे आंसर राइटिंग करनी ही है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस हैं अवेलेबल आपके पास ऑलरेडी तो क्वेश्चंस देख के करो। अगर आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है तो आई विल गिव यू अ ट्रिक, मॉडर्न डे ट्रिक। अपना पूरा सिलेबस चैट जीपीटी पे डालो, राइट। उसको बोलो कि आई एम गिविंग दिस एग्जाम, ओके, यूपीपीएससी जीडीसी का एग्जाम है, एंड टेल मी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिलेबस गिवन, राइट। वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे देगा अलग अलग सिलेबस से, ओके। तो 2 नहीं, मैं कहूंगी 3 ही घंटे करो, ठीक है। 3 घंटे में 10 क्वेश्चन शॉर्ट, 10 क्वेश्चन लॉन्ग, ओके। एंड ऐसे यू हैव टू गिव योर ओन मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दो, एंड उसके बाद आप जीपीटी को ये भी बोल सकते हो, गिव मी ऑल्सो द मॉडल आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस इन 125 एंड 200 वर्ड्स, ठीक है। अपने आंसर को उसके मॉडल आंसर से चेक करो। तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रैक्टिस। एक दिन ये करके देखना, ठीक है, भले आप प्रिपेयर्ड हो ना हो। इससे होगा क्या, आपको 3 घंटे लिखने की आदत हो जाएगी, क्योंकि 3 घंटे जब हम कंटिन्यूसली लिखेंगे, ट्रस्ट में आपके हाथ दुखेंगे, ठीक है। तो पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, राइट। तो फिर इतना उस दिन मेन एग्जाम के दिन में नहीं लगेगा। प्लस आप फोकस से 3 घंटे बैठोगे, देखना आप चौथे घंटे थक जाओगे। जैसे हम एग्जाम देने के बाद थक जाता है ना, तो आपकी बॉडी और आपका माइंड अडेप्ट करेगा ये चीज भी, ओके। देन उसने जो मॉडल आंसर दिया, अगले दिन जब आपने पेपर दे दिया, खुद का सेल्फ मॉक टेस्ट हमने दे दिया, अगले दिन बैठ के अपना आंसर और जीपीटी का आंसर चेक करो, क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिख सकते थे, क्या क्या आप भूल गए। इससे होगा क्या पता है, आपने जो भी पढ़ा है आपको याद रहेगा। एक बार अगर हम कोई लर्न करी हुई चीज लिख देते हैं ना, तो ये हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, ओके। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मॉक टेस्ट, ओके। अब अगर मॉक टेस्ट आप खरीदना चाहते हो किसी कोचिंग के तो वेल एंड गुड, बट अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हो, हम मॉडर्न डे जमाने में रह रहे हैं, ये चीज करो, ठीक है। आंसर राइटिंग का सोल्यूशन एक ही है सिमरन, फियर एक ही है, लिखने से निकल जाएगा। आप 3-4 देना और फिर आप मुझसे बात करना वापस, मैम को बोल देना मुझसे बात करा दे, तो मैं आपसे बात कर लूंगी। एंड ट्रस्ट में आपका फियर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम। हमको अगर हमने प्रिपरेशन करी है, लिखना नहीं आता तो लिख कर ही लिखना आएगा। एंड आई थिंक अब हाई टाइम है कि आप लोगों को लिखना चाहिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है, इनफैक्ट कल ही शेड्यूल कर दो एक मॉक टेस्ट अपने लिए, सुबह रात शाम जब भी आप फ्री हो, और लिखो, ओके। लिखकर फिर आप एक बार मुझे बता सकते हो, अगर आपको लगे आपको एक और क्लास की जरूरत है, तो लिखकर आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ कहाँ अटक रहे हो, राइट। फ्लो चार्ट नहीं बन पा रहा, हर आंसर में मेक श्योर एक आध कोई आप फ्लो चार्ट ऐड कर दो, ठीक है। आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कितना भी कोई कह दे कुछ हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, ट्रस्ट मी, आप लोग भी जब प्रोफेसर बनोगे, आप कोई कॉपी देखोगे, अगर एक साफ सुथरी कॉपी दिखेगी, there's a psychological impact कि आपकी कॉपी ज्यादा अच्छे से चेक होगी, ठीक है। ऑफकोर्स कॉपी सारी अच्छे से चेक होती है, बट एक थोड़ा सा तो देखो फर्क पड़ता है, हमको वर्ड समझ आता है, राइट। हमको नीटनेस दिखती है आंसर में। तो प्लीज ट्राई कि आप नीट एंड टाइडी तरीके से लिखो, ओके। ज्यादा पेन चेंज करने की आई थिंक जरूरत नहीं है कुछ, वी आर नॉट किड्स नाउ, ओके। सो दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू। अच्छा, डायग्राम्स। बहुत बार एग्जाम में ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, कि स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, ठीक है, कि हम लोग डायग्राम भूल जाते हैं बनाना। पूरा टॉपिक तो याद है,
बट मैं डायग्राम भूल गई कि व्हाट वर शॉक्स कैसे बनाते थे लिबनस्टीन की थ्योरी में, स्टिमुलेंट्स कैसे बनाते थे लिबनस्टीन की थ्योरी में, राइट? आप लोग के साथ भी हुआ होगा अगर आपने कभी कोई मॉक टेस्ट दिया है तो। ओके, तो ऐसा नहीं डायग्राम होता था उसका, ऐसा डायग्राम होता था, है ना, लिबनस्टीन का ऐसा कुछ, राइट? तो अब इसमें से ये शॉक वाली लाइन है, ये स्टिमुलेंट वाली लाइन है, कौन सी क्या लाइन है ये होगा आपके साथ, हम भूल जाएंगे। तो क्या करना है, एक दिन अपना एक कॉपी लेना, उसमें जो जो आप जितने भी आपको पूरे सिलेबस में डायग्राम पता है, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल देना रॉस्टो। जैसे ये एक पेज है अपने पास बड़ा सा, ठीक है, तो इस पेज को 4 बॉक्सेस में डिवाइड करना। यहाँ पे डाल देना रॉस्टो, यहाँ पे डाल देना सोलो, यहाँ पे डाल देना मे बी हैरेड डॉमर अगर वो आपके सिलेबस में है तो, ओके, यहाँ पे डाल देना लिबनस्टीन, ठीक है, और छोड़ देना। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ये कॉपी उठाना और यहाँ पे डायग्राम्स बनाना सारे के सारे, सिर्फ डायग्राम, नथिंग एल्स, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग। ओके, इससे क्या होगा, एक बार आप सिर्फ डायग्राम, और ऐसे आपके जितने भी डायग्राम्स है पूरे के पूरे सिलेबस में, राइट, वो सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जितने भी डायग्राम्स है या कोई आपको लग रहा है कि यार ये चीज ना मुझे 2 दिन बाद लर्न करनी है, तो उसकी हेडिंग डाल दी यहाँ पर और वो स्पेस छोड़ दी 4 भागों में डिवाइड करके, ठीक है। 2 दिन बाद बढ़िया से 2 घंटे बैठना और ये सारे डायग्राम्स बनाना। आपसे आधे बन जाएंगे, आधों का भूल जाओगे कि इस एक्सिस पे क्या लिखते थे, वाई एक्सिस पे क्या लिखते थे, राइट, कैसे इसकी जो लाइन थी ये कहाँ पर जाती थी, राइट। तो ये सब, तो ये दिस इज द वे यू कैन प्रैक्टिस डायग्राम। ओके, ये एक्टिविटी आपको 1 बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपके डायग्राम दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। And international economics, you guys have studied international economics. International economics का तो हर क्वेश्चन में ही डायग्राम है, राइट। एचओ थ्योरी का डायग्राम यहाँ आ गया, राइट, देन हमारा प्रोडक्ट साइकिल मॉडल यहाँ आ गया। ओके, तो सारे के सारे डायग्राम की हेडिंग डाल के आपको कॉपी में बनाने हैं बिना देखे, तो इससे आपको डायग्राम लर्न हो जाएंगे। कभी कभार पता है क्या होता है, हमको थ्योरी नहीं आती ना, या समय कम हो जाता है, तो मैं हमेशा क्या करती थी, अगर समय कम पड़ रहा है मैंने डायग्राम बना दिया और एक्सप्लेन कर दिया बस, क्योंकि आप एकदम ही कुछ छोड़ने से बेटर तो कुछ बना दो, राइट। तो डायग्राम बना दो, एक्सप्लेन कर दो छोटा छोटा छोटा, एंड यू आर डन, ठीक है। तो दैट इज द वे यू कैन मैनेज योर टाइम। ये जो 3 घंटे के सेल्फ मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ना, इससे आपको समझ आएगा कि आप लॉन्ग आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं, शॉर्ट आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज द टिप आई कैन गिव यू, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा मत करना, मेक श्योर आपकी स्पेलिंग सही हो, ओके, डजंट लुक गुड व्हेन वी आर ग्रोन अप, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक पब्लिक फाइनेंस इजी है। पब्लिक फाइनेंस में ज्यादा से ज्यादा वो डिफरेंस वाला चार्ट यूज करके बनाना चीजों को, ओके, एग्जाम्पल्स कोट करना। अगर आप पब्लिक प्राइवेट गुड लिख रहे हो, अपने मन से पब्लिक के एग्जाम्पल्स, प्राइवेट के एग्जाम्पल्स ये आपको कोट करने ही करने हैं, ठीक है। देन आपका मैं देख रही हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग से न्यूमेरिकल आ सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में अपन जो न्यूमेरिकल्स करते थे, चार्ट वगैरह बनाते थे, तो मेक श्योर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, वो सही बने। अगर आप शेडिंग कर रहे हो तो आपकी शेडिंग प्रॉपर हो, ओके, ज्यादा कचड़े वाली शेडिंग ना हो, ओके। तो प्लीज यूज द ग्राफ अगर मिल रहा है अच्छे से। मार्केट्स में आपको डायग्राम्स आएंगे, ओके, तो रैंडमली अपनी डायग्राम की जो शीट है, और ये डायग्राम शीट ना आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करेगी एग्जाम के 2 दिन पहले। तो मार्केट्स करके हेडिंग डालना और उसमें अलग अलग मार्केट्स के डायग्राम बनाना और फिर उसको चेक करना खुद, ओके। तो दिस इज द टाइम आपको ये सब करना चाहिए। दिस इज अ पार्ट रिविजन, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स मैक्रो से आ सकते हैं अपने एक्सेलरेटर के, राइट, मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अच्छा, ट्रेड साइकिल में भी डायग्राम्स हैं, देखा होगा आपने, तो ये डायग्राम शीट में ट्रेड साइकिल के भी डायग्राम्स बनने चाहिए आपको, राइट। तो ये सब आपको बनाना है, इसमें जो भी आपको लगे सारे डायग्राम बनाओ, सारे के सारे। नहीं बन रहे देखो फिर बनाओ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। आई थिंक और क्या डाउट था, वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी कितने का आप कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न वी नो, ओके। अभिनव सिमरन और कुछ है जो, जॉन रॉबिन्सन का भी मॉडल है इक्वेशन वाला, यस, उसमें आप इक्वेशन डिराइव करते हो, राइट राइट राइट, ऑफ कोर्स। तो अपना वो इक्वेशन पूरा डेरिवेशन, राइट, डेरिवेशन अगर आपको याद है, डेरिवेशन भी लिखना। जॉन रॉबिन्सन का तो छोटा सा डेरिवेशन है, उसमें बस डिवाइड बाय वाई, तो डिवाइड बाय वाई होता है, राइट। तो ये डेरिवेशन की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि डेरिवेशन इज समथिंग जो भी हम भूल जाते हैं बहुत बार। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। इसलिए मैंने कहा अब वो समय है जब कोई नई चीज पढ़ने से बेटर है जो हमने पढ़ा है उसको हम अलग अलग तरीके से रिवाइज करें। एक दिन डायग्राम डे रखें, एक दिन डेरिवेशंस रख लें, एक दिन आंसर राइटिंग करें, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, राइट। तो जॉन रॉबिन्सन के भी हमें डेरिवेशन लिखना है, नहीं उसका वही इंट्रोडक्शन में क्या उसका मेजर
गोल था, क्या वो बताना चाहती थी, क्या उनके मॉडल के इसमें अजम्पशन भी बहुत सारे हैं, फिर डायरेक्टली जंप टू डेरिवेशन, ठीक है। फिर डेरिवेशन की जो उनकी फाइनल इक्वेशन निकल के आती है, राइट, कि वो अपना प्रॉफिट किस चीजों पे डिपेंड होता है, दो चीज रहती है। इसको आप पता है इक्वेशन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस वाले वेरिएबल को हम ये बोलते हैं, इस वाले वेरिएबल को हम ये बोलते हैं। आप ऐसे डायग्राम से भी इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, जरूरी नहीं है हम अपना वो क्लीशे तरीका ही लिखे पूरा ऐसा पैराग्राफ वाला जो बचपन से हमको सिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस एंड दिस, ठीक है। तो यू कैन मेक योर आंसर्स क्रिएटिव, देयर इज नो क्वेश्चन टू दैट, राइट। और अंत में इसका क्रिटिसिज्म एंड दैट्स इट, राइट। तो ये सब आपने पढ़ा है, पर आपको लिखना है, ठीक है। ओके, सिमरन और कुछ आप पूछना चाहते हो, मतलब अनम्यूट करके अगर आपको कुछ पूछना है तो। ओके, थैंक यू अभिनव। एंड या, लाइक आई रिपीट, आई एम सेइंग इट अगेन, मत डरो, डरने की बात नहीं है। एक बार आप मॉक टेस्ट दोगे, आपका डर निकल जाएगा। एंड जस्ट बिलीव इन योर प्रैक्टिस, जस्ट बिलीव इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। डर सबको लगता है, जो आपको लग रहा है वो दूसरों को भी फील हो रहा है, राइट। तो आप अकेले नहीं हो। सो इट्स जस्ट कितना स्मार्टली आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप 3 घंटे अभी नहीं देना चाहते तो आप एक एक घंटे से स्टार्ट करो, राइट। 1 घंटे स्टार्ट करो, 2 आंसर लिखो बस। इससे पता है क्या होगा, आप अपना टाइम भी क्लॉक कर पाओगे, राइट। आपको एक आइडिया होगा कि ओके, मुझे एक लॉन्ग आंसर लिखने में 15 मिनट लग रहे हैं या 10 मिनट लग रहे हैं, राइट। एंड एक शॉर्ट आंसर लिखने में इतना मिनट लग रहा है। तो वहां पर एग्जाम में ये भी रखना। अच्छा, एक और टिप दूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिखना तो चालू करते हैं बट बीच में हम भूल गए क्या है, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा इसके बाद क्या लिखना है। ओके, अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में छोड़ देना उस आंसर को, वो वाला पेज छोड़कर नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ना। ओके, द गोल इज टू कंप्लीट द पेपर। ऐसा नहीं है कि हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 4 हमारे छूट ही गए और वो 4 हमने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए। ये वाली चीज बिल्कुल मत करना कि आपने 4 आंसर एकदम परफेक्ट लिख दिए और 4 छोड़ ही दिए। उससे बेहतर है कि आप 4 4 4 लिखो, भले ही एकदम परफेक्ट नहीं हो पाए बट एटलीस्ट हमने अटेम्प्ट करा है सारा, ठीक है। तो कभी ऐसा लगे अटक जाओ तो घबराने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना उसको, बहुत बार अंत में हमको याद आ जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, दिस इज आई एम सेइंग एक्सपीरियंस से। ओके, अंत में आपको याद आ जाएगा, फिर वापस उस पर आओ मुड़कर, जब खत्म हो जाए सब कुछ फिर वापस अपना लिख दो जो भी लिखना है, ठीक है। लाइन वगैरह खींचने की जरूरत नहीं है, वो मत करना। ओके, लाइक वी यूज्ड टू डू व्हेन वी वर चिल्ड्रन, किड्स वो सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड या कुछ भी लगे तो सिमरन मैम को बता देना एंड आई विल टॉक टू यू गाइस अगेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू। ओके, कोई और डाउट अगर है तो पूछ सकता है आप लोग, otherwise I will end this class. Okay, so I think that's it. So yeah, अंत में यही है हमारी आंसर राइटिंग टिप्स। फॉलो द स्ट्रक्चर, पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर फॉलो करना है। बी नीट एंड टाइडी, यूज गुड मतलब नीट लैंग्वेज। ओके, डोंट ज्यादा डू काटा पीटी एंड ऑल। ओके, कोई अगर डेफिनेशन है तो स्टार्टिंग में ही उस डेफिनेशन को डिफाइन करना है। ओके, देन अपना मीनिंग, कॉजेज, डायग्राम वगैरह सब कुछ उसका लिखना है, राइट। डायग्राम है, जहां भी डायग्राम हो ऐड डायग्राम, जहां भी फ्लो चार्ट है ऐड फ्लो चार्ट, जहां भी आपको लग रहा है कि स्पेस बचाने के लिए फ्लो चार्ट ऐड कर दो। ओके, ISLM, फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व, इन सब में डायग्राम्स है तो डायग्राम बनाओ, वही का वही छोटा छोटा डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो 2-3 लाइन से एक्सप्लेन करना जरूरी है, सिर्फ डायग्राम बना के मत छोड़ना। ओके, देन जहां जहां आपको लग रहा है एग्जाम्पल की जरूरत है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में विच इज वेरी डायनामिक, यहाँ से डायनामिक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, तो वहां वहां आप एग्जाम्पल आपको डालने ही है, जैसे यूपीआई का आ गया, अगर कोई मनरेगा का आ गया, राइट। तो जब भी कोई स्कीम या पॉलिसी पढ़ रहे हो तो उसका थोड़ा सा रिसेंट स्टेटस पढ़ लेना। ओके, कि मनरेगा का रिसेंट स्टेटस क्या है, तो वो एक फॉर्डर मटेरियल कहलाता है। ओके, तो ये फॉर्डर आप अपने एग्जाम में ऐड कर सकते हो। इन्फ्लेशन है तो आपको इन्फ्लेशन का अगर नंबर पता है कि अभी करेंटली कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन चल रहा है, वो लिख देना।
जो भी डायनामिक याद है वो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और जब डेटा आप ऐड करो तो डेटा उसी जगह ऐड करना जो आपको पता है कि ये ऑफिशियल सोर्स से देखा हुआ है। अगर आपको इसका सोर्स पता है ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे कोई मैं लेबर या इकोनॉमी का डेटा लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है मुझे डेटा ILO से मिला है, तो मैंने वो परसेंटेज में डेटा लिख दिया और मैंने नीचे लिख दिया ILO, मतलब सोर्स। सोर्स ऐड करना गिव्स एन इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर और चेकर, ठीक है। तो अगर सोर्स पता है किसी का, कुछ आपने डेटा पढ़ा है नीति आयोग की रिपोर्ट से, मेंशन कर दो। तो अब हम लोग अगर सोर्स मेंशन करते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ओके, देन एनालिटिकल क्वेश्चंस अगर आए या फिर ऐसा कुछ आए जिसमें आपको बोला जाए कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, ओके। तो एक गलती जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, सिर्फ एडवांटेजेस लिखकर आ जाएंगे, नहीं। क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब ये नहीं होता है। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है, क्रिटिकली इवैल्यूएट के क्वेश्चन जो है, इसमें हमको दोनों साइड दिखाने पड़ते हैं, एडवांटेजेस प्लस उसका डिसएडवांटेजेस, लाइक लिमिटेशंस भी उसके हमें बतानी पड़ती हैं, ओके। डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन व्हाटएवर। तो ओवरऑल असेसमेंट हमें बताना पड़ता है कि क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या इसकी बुराइयां हैं और कैसे अभी भी काम कर रहा है। और लास्ट में कंक्लूजन, ओके, दैट्स इट, ओके। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। चलो, थैंक